हफ्ते हमने इकोनॉमिक सेगमेंट में गाड़ियां बनाने वाली कंपनी की एक छोटी एसयूवी देखी थी जो कि प्रीमियम फीचर से लैस है। इस हफ्ते प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी की सस्ती एसयूवी लेकर आए हैं हम। इसके अलावा भी एसयूवी की काफी कहानी है। फ्लेवर ऑफ द वीक एसयूवीज ही है। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का रफ्तार के बिल्कुल नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम ये तो जानेंगे ही कि जीप ने आखिर कैसी खलबली मचाई है कंपास की कीमतों के साथ। किन गाड़ियों से होगा इसका मुकाबला। वहीं हम टेस्ट ड्राइव करेंगे मर्सिडीज की छोटी GLA की जो आई है नए अवतार में। और हां, आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही। गाड़ियों की दुनिया में खबरें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो जीप की रही है। वही जीप जो एक ब्रांड भी है। दरअसल हम बहुत से छोटी एसयूवीज को आमतौर पर जीप कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसे लेकर। जीप दरअसल एक ब्रांड है, हिंदुस्तान में पहले से आ चुकी है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि वो अपनी कंपास उतार चुकी है, और वो भी बहुत ही आकर्षक कीमत के साथ। अब यह कीमत ऐसी है जिसने बाकी कंपनियों को जरूर टेंशन में डाला होगा, ग्राहकों में उत्सुकता पैदा की होगी। जीप ने आखिरकार भारत में उतार दी है अपनी सबसे सस्ती एसयूवी, और उसकी कीमतों को लेकर ढेर सारी चर्चाएं चल पड़ी। हाल फिलहाल में शायद ही किसी और प्रोडक्ट की कीमत को लेकर इतनी उत्सुकता देखने को मिली होगी, और वो भी बड़ी गाड़ियों के सेगमेंट में। एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी जिसकी भारत में सबसे सस्ती गाड़ी भी 50 लाख रुपए से ऊपर थी। ऐसे ही जीप ने अपनी कंपास को काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ उतारा। जीप कंपास की शुरुआती एक शोरूम कीमत 14,95,000 रुपए रखी गई, और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जारी है 20,65,000 रुपए तक। अगर हम देखें तो यहां पर कुल मिलाकर 10 अलग अलग वेरिएंट हैं, 3 ट्रिम लेवल। जहां जीप कंपास पेट्रोल शुरू हो रही है 14,95,000 रुपए से और जा रही है 19,40,000 रुपए तक। वहीं स्पोर्ट, लॉन्गिट्यूड और लिमिटेड ट्रिम्स में अगर देखें तो डीजल वर्जन 15,45,000 रुपए से शुरू हो रही है, और ये जा रही है 20,65,000 रुपए तक। जीप एक ऐसा ब्रांड है जो ऑफ-रोडिंग के लिए दुनिया में जाना जाता है। कंपनी ने भारत में पहले से ही अपनी रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी उतारी हुई है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के हैं, पर यह भी सच्चाई है कि भारत में कंपनी को पांव जमाना ही है। ऐसे में कंपास के ऊपर हम सबकी नजरें जरूर हैं। जीप ने इस 5 सीटर एसयूवी की कीमत के मामले में काफी ठोस रणनीति दिखाई है, और इसमें 65% लोकल कंपोनेंट कंपनी ने लगाया है। वहीं अगर तीनों ट्रिम की बात करें तो स्पोर्ट में ब्लैक अपहॉल्स्ट्री है, लॉन्गिट्यूड और लिमिटेड के अंदर लेदर या डुअल टोन अपहॉल्स्ट्री के विकल्प हैं। तीनों ट्रिम में कुल मिलाकर 10 वेरिएंट है, जिसमें स्पोर्ट और लॉन्गिट्यूड ट्रिम 2 व्हील ड्राइव के साथ है, और लिमिटेड में 4 व्हील ड्राइव का भी विकल्प है। अब इंजनों के बारे में बता दें। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन है, जहां जीप कंपास डीजल में 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, 171 bhp की ताकत है, 350 न्यूटन-मीटर का टॉर्क। वहीं कंपास पेट्रोल में लगा है 1.4 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 160 bhp की ताकत और 250 न्यूटन-मीटर के टॉर्क के साथ। डीजल इंजन में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प है। वहीं पेट्रोल वेरिएंट में मैनुअल के साथ 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प है। ड्राइव करने के लिए 4 टेरेन मोड हैं, ऑटो, मड, सैंड और स्नो। आपको बताएं कि 50 सेल्स आउटलेट से इनकी बिक्री शुरू होगी, और अभी तक की बुकिंग के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी ने शुरुआत में डीजल मैनुअल वेरिएंट की डिलीवरी करने की सोची है। पेट्रोल ऑटोमेटिक की डिलीवरी दिवाली के आसपास शुरू हो सकती है।
3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी गई है, कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस पैकेज 3 साल के लिए और 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी ली जा सकेगी। और अगर जीप कंपस की कीमतों को देखें तो इसके दायरे में मोटे तौर पर 3 गाड़ियां फिलहाल नजर आ रही हैं। एक तो महिंद्रा की XUV 500, ये 12 से 17 लाख रुपए के बीच की कीमत की SUV है, काफी दिनों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है। इसी दायरे में टाटा की हेक्सा भी आती है जो 11 से 16 लाख रुपए के बीच है। वहीं सेगमेंट के दूसरे सिरे में Hyundai की टूसॉन जैसी छोटी SUV भी है। टूसॉन की एक्शन कीमत पेट्रोल वर्जन में 18 से 21 लाख रुपए तक जाती है, वहीं डीजल वर्जन में 20.5 लाख से लगभग 24 लाख रुपए तक जाती है। और ऐसे में दोनों प्राइस रेंज के बीच जीप कंपस अपनी कीमत के साथ काफी मजबूत ग्राउंड पर खड़ी है। सवाल सिर्फ एक बचा है कि क्या ग्राहकों की उम्मीदों के हिसाब से जीप इंडिया आफ्टर सेल सर्विस दे पाएगी। वैसे भी जीएसटी के आने के बाद हम सभी गाड़ियों को नई नजर से देखने लगे और लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की बात करें तो वहां तो मामला और भी ज्यादा आकर्षक होगा क्योंकि वहां पर कीमतें काफी गिरी और नई जीएसटी की कीमतों के साथ कुछ नए लुक अगर मिल जाए तो फिर लगता है कि हाँ पैकेज नया है। और ये GLA उसी सीरीज में एक नई गाड़ी है मर्सिडीज की तरफ से जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। कीमत तो कम हुई है, तब्दीलियां कुछ इसमें की गई हैं। कैसी हैं आज हम वही जानते हैं। तो जैसा हमने बताया तब्दीलियां कॉस्मेटिक हैं और सबसे पहले चेहरे के ऊपर ही नजर जाएगी और ये जो हिस्सा है वो आपको नया लगेगा जहां 2 प्लेट्स हैं परफोरेटेड जिसे हम कह सकते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां एक डल मेटालिक फील दी गई है और बीच में क्रोम का इस्तेमाल है, बीच में चमकीले क्रोम का इस्तेमाल है। एक चौड़ी मर्सिडीज की बैजिंग है। जो लाइट है उसमें तब्दीली की गई है, अब इसमें LED लाइट दिया गया है। वहीं ब्रश्ड एल्यूमिनियम फील आपको या ब्रश्ड मेटालिक फील आपको बम्पर के नीचे भी नजर आएगी। तो तब्दीलियां अगर हम चेहरे की बात करें, कॉस्मेटिक बात करें तो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आज जिस GLA को लेकर हम आपके सामने आए हैं वो 220D वाला वर्जन है। 3 GLA अलग अलग मर्सिडीज ने उतारे हैं और उसमें से 220D ये 4मैटिक है यानी चार व्हील ड्राइव जिसे या 4 व्हील ड्राइव हम जिसे कहते हैं उसका एक मर्सिडीज का अपना नाम है। तो वो वाला वर्जन है। सभी के आंकड़े और जो इंजन का प्रदर्शन है वो सब आपको हम रफ्तार में बताएंगे, लेकिन इसके अलावा नजर डालते हैं कि यहां पर जब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूं तो फीचर्स कैसे हैं, काफी हैं या नाकाफी हैं, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूं। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखें तो काफी ये ठोस सी एक अच्छे साइज की बहुत संतुलित साइज वाला स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पैडल शिफ्ट आप देख सकते हैं। यहाँ अगर ड्राइव मोड में आप जाएं तो ऑटोमेटिक जो कि 7 स्पीड है यहाँ, उसके अलावा आप इसे मैनुअली भी गियर चेंज कर सकते हैं इस पैडल शिफ्ट के द्वारा। यहाँ लेफ्ट साइड अगर हम कहें तो यहाँ पर एक स्टिक है जो कि इससे क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल करता है, यानी आप इसकी स्पीड को सेट करके चला सकते हैं। इसके बाद आप देखें इस इंफोटेनमेंट जो डिस्प्ले है ये मर्सिडीज की गाड़ियों में हाल फिलहाल में आपने सब में देखे होंगे और ये काफ़ी आकर्षक ज़रूर लगता है और जो डिस्प्ले है वो भी आपको आकर्षक ज़रूर लगेगा। और इस डिस्प्ले को आप इस डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। जहां नेविगेशन है, रेडियो है, उसे मीडिया और आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे ख़ास चीज़ अपनी गाड़ी के बारे में जो भी आपको तब्दीलियां हैं या जो जानकारी चाहिए वो आपको यहां पर मिल रही है। अब इसके डैश के ऊपर नजर डालते हैं। डैश आपको आकर्षक लगेगा। यहाँ पर 3 अलग अलग टेक्सचर के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ऊपर लेदर फिनिश, बीच में एक चमकीला सा फाइबर फिनिश और
उसके नीचे बेज फिनिश, इन तीनों के साथ ये आकर्षक और स्पोर्टी लग रहा है। खासकर अगर आप इसके वेंट्स को देखें जो सर्कुलर है, और जो उसका कंट्रोल है वेंट के डायरेक्शन को, एयर के डायरेक्शन को बदलने के लिए, वो भी आपको आकर्षक लगता है। और यहाँ पर जो एक ग्रे फिनिश के साथ कंट्रोल दिया गया है, सारे स्विचेस और नॉब्स दिए गए, वो एक टिपिकल मर्सिडीज की फील आपको यहाँ पर जरूर देखने को देते हैं। यहाँ डायनेमिक सेलेक्ट एक बटन है जिससे आप इस गाड़ी के ड्राइव मोड को बदल सकते हैं, चाहे आप स्पोर्ट में मोड में जाएं या कंफर्ट मोड में या इको मोड में, या जो सभी मोड हैं उस मोड को आप यहाँ से बदल सकते हैं। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, जिससे कि आप अगर ढलान से नीचे जा रहे हैं गाड़ी तो ये कंट्रोल तरीके से आराम से रुकती है इस बटन के द्वारा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को आपको मिल रही हैं। साथ में सीट को एडजस्ट करने का जो स्विच है वो यहाँ पर आप दोनों साइड देख सकते हैं, दरवाजे में लगा हुआ। और एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है और अलग लगेगी आपको भी शायद, और वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये जो मेटालिक फील आती है वो काफी स्पोर्टी मुझे तो लगती है, आपको पता नहीं, लेकिन ये स्पोर्टी लगती है। और आमतौर पर जो लाल या इस तरह के डिस्प्ले के साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन होते हैं उससे ये अलग फील जरूर देती है। यहाँ अगर मैं जगह रखने की बात करूँ तो जगह यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपको मिलेंगे। यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे दो आप USB इनपुट भी देख सकते हैं, और कप होल्डर्स, और अब पिछली सीट पर मैं बैठा हूं, और पहली चीज जो मुझे निराश कर रही है वो है इसका नी रूम। मेरी हाइट आम हिंदुस्तानी जो हाइट है उससे ज़्यादा है, मेरी लगभग 6.25 फीट है, लेकिन बावजूद इसके जिस सेगमेंट की गाड़ी है वहाँ पर हमें लग रहा है कि आम हिंदुस्तानी हाइट वालों के लिए भी नी रूम काफ़ी एडिटेड वर्जन उनको मिलेगा, थोड़ा सा मामला यहाँ पर संकरा सा मिलेगा। तो ये जगह जो है वो आपको थोड़ा निराश करेगी। आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बैक सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और जो लेदर की फील है वो भी आपको काफ़ी लग्जरी वाली प्लश मिलेगी। पीछे आपको यहाँ पर AC वेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक आर्मरेस्ट मिलेगा और वहाँ पर कप होल्डर भी मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा वो है GLA का जो मुझे थोड़ा ज़्यादा निराश करता है, क्योंकि एक ऐसी सवारी जो बहुत हार्डकोर SUV जिसे हम कहेंगे वैसी नहीं है। शौकीनों के लिए है, जो SUV नुमा एक कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पिछली सीट पर जो जगह है थोड़ी और ज़्यादा होती तो और मज़ेदार एक गाड़ी होती। अब चलते हैं बूट स्पेस में कितनी जगह है वो देखते हैं, और इस रिमोट से मैं इसके हैच को खोलता हूँ और जो बूट स्पेस है वो देखता हूँ कितना है। काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये हिस्सा उठाकर आप देखें, शायद आप टायर खोजें, जो स्टेपनी होती है, स्पेयर व्हील होता है, वो यहाँ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये सामान है। अब इसे बंद करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाएं। और अब अगर GLA के ड्राइव के बारे में मैं बात करूं तो ड्राइव आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं लगेगी। एक ये ऐसी गाड़ी है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक तेज रफ्तार छोटी कार और एक SUV नुमा गाड़ी के बीच का एक एक्सपीरियंस आपको देती है, और उसी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए ये आई भी है जहां आप एक थोड़ी सी कम कीमत में लग्जरी ब्रांड अपनाना चाहते हैं। और तो GLA का काम लगभग वही है और वही ये बखूबी निभाती है। इसे लेकर आप बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग के ऊपर नहीं जा सकते हैं, और वहीं स्पोर्ट्स कार जैसी ये नहीं भागेगी। तो वैसा ही प्रदर्शन लगभग आपको मिलेगा। यहाँ गाड़ी की बनावट में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं महसूस होगा। थोड़ा सा जो मैं इसके ड्राइव में महसूस कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा आपको थोड़ी सी सॉफ्ट इसकी ड्राइव लगेगी, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ वही है जो पहले GLA में आपको मिलता था। जो डीजल का प्रदर्शन है वो आपको मज़ेदार लगेगा, बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहेंगे आतिशी जो इसके पिकअप को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये काम अच्छा करती है गाड़ी, और जब आप इसको भगाते हैं स्पोर्ट्स मोड में ये काफ़ी चुस्ती से भागती भी है।
नई GLA कैसा पैकेज है, इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक आकर्षक पैकेज या रिफ्रेश्ड पैकेज के तौर पर अब ये नजर आ रही है, जबकि GST की वजह से कीमतें हम इस सेगमेंट में गाड़ियों की कम होते देख रहे हैं। इसके लुक में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, हालांकि जो फीचर्स हैं वो बाकी पुराने ही जैसे हैं, जहां पिछली सीट पर स्पेस आपको थोड़ी सी कम लगेगी, हार्डकोर SUV जैसी ये नहीं लेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि ग्राहकों के लिए एक अच्छा वैल्यू अभी भी ये बनी हुई है। लेकिन सच्चाई एक और है, कंपटीशन भी इस सेगमेंट में इसके लिए काफी बढ़ गया है। तो इस GLA को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम जरूर जानना चाहेंगे। वहीं अगर जीप की बात हम करें, उस सेगमेंट में क्या होगा XUV का, हेक्सा का, क्रेटा का, उसके बारे में भी आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। ट्विटर पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर अपने संदेश आप भेज सकते हैं। फेसबुक पर रफ्तार का पेज है, वहां भी आप अपने संदेश भेज सकते हैं। और इसके अलावा कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो वो भी भेजिए, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे रफ्तार में। जाइएगा मत। तो रफ्तार के उस हिस्से में हम पहुंच गए हैं जहां पर हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं सेडान और SUV के बीच, स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच, सिंपल या फिर सुपर बाइक के बीच। वही संदेश और सवाल जो आप हमें भेजते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए। शुरुआत करते हैं सिलसिले को, देखते हैं पहला सवाल कौन सा आ रहा है। रफ्तार में सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी चौधरी का सवाल आ रहा है, TVS अपाचे RTR 160 और होंडा यूनिकॉर्न में दुविधा है, कौन सी मोटरसाइकिल खरीदें। तो अभी साहब यहाँ RTR 160 एक मजेदार राइड आपको देगी और हमें लगता है कि एक अच्छी सवारी हो सकती है। होंडा यूनिकॉर्न एक अच्छी सवारी है, थोड़ी सी सादगी है इसमें, तो अगर आप थोड़ा सा रोमांचक राइड चाहते हैं तो RTR 160 एक अच्छा विकल्प होगा। राहुल त्यागी का सवाल है, 150 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी है, एक ऐसी मोटरसाइकिल का वो सुझाव चाहते हैं अवेंजर के अलावा जो बढ़िया पिकअप और बढ़िया माइलेज दे और चलाने में आरामदेह हो। तो राहुल जी, यहां पर एक ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छी सवारी हमें पल्सर नजर आ रही है। 150 सीसी वाला वर्जन एक अच्छा विकल्प आपके लिए होगा। हरीश राघव का सवाल है, 1 लाख रुपए के बजट में एक मोटरसाइकिल उन्हें खरीदनी है। TVS अपाचे 200, यामाहा FZS के बीच दुविधा में है, स्पोर्टी, रिलायबल और आरामदेह मोटरसाइकिल चाहिए, कौन सी बेहतर होगी। तो हरीश साहब, यहां पर अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो अपाचे 200 आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। चलाने में तेज तर्रार भी है और दिखने में आप आकर्षक भी इसे पाएंगे और एक्स्ट्रा ताकत भी आपको मिलेगी। गौरव गुप्ता का सवाल है, रोजाना दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर के लिए लगभग 140 किलोमीटर की राइड के लिए एक मोटरसाइकिल उन्हें चाहिए। अच्छे लुक और माइलेज के साथ 1 लाख रुपए तक की कौन सी मोटरसाइकिल ठीक रहेगी, वो ये जानना चाहते हैं। तो यहां पर गौरव जी, एक बार फिर से हम जिक्र कर सकते हैं TVS अपाचे RTR 200 का, और इसके अलावा आप पल्सर 200 NS भी देख सकते हैं। ये दोनों अच्छी बाइक्स हैं और आपके बजट में आ रही हैं। तो सवालों के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आ चुके हों। आपको अगर संदेश और भेजने हैं तो ट्विटर और फेसबुक पर भेज सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खबर.ndtv.com के ऊपर आप लॉग इन भी कर सकते हैं। अब पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफ।